आपके अपने चैनल लकी टिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी टिशन आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करके जिस जगह पे चिन्हित करके आपके जो मैसेज आता है, जो जानकारी आती है, वहां जाकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। संकट काल में भी लापरवाह स्वास्थ्य विभाग। कोविड वार्ड में स्टाफ की कमी से परेशान है मरीज। सामान्य वार्डों में बिना विस्तृत जांच भर्ती किए जा रहे संदिग्ध मरीज। कोरोना के आंकड़ों को छुपाने की कवायद जारी। देर रात हो रहा हेल्थ बुलेटिन जारी। संकट के इस समय में जहां हर कोई परेशान है, संक्रमण की चेन तोड़ने प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद में जुटा है, वहीं लॉकडाउन का पालन कर आम लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके लचर स्वास्थ्य प्रबंधन के चलते संपूर्ण व्यवस्थाएं चौपट नजर आ रही हैं। बात करें जिला चिकित्सालय की, तो यहाँ कोविड वार्ड अलग से और सभी संक्रमित मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण स्पष्ट नजर नहीं आ रहे, ऐसे संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। लेकिन अव्यवस्था के चलते संदिग्ध मरीजों को की रैपिड जांच कर सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा अन्य मरीजों के लिए बढ़ जाता है। लेकिन इस दिशा में प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह कोविड केयर सेंटर में भी मरीज स्टाफ की कमी के कारण परेशान हैं। यहाँ भर्ती मरीजों ने बताया कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। सुबह शाम डॉक्टर राउंड करते हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स की कमी होने के चलते यहाँ मरीजों को सुबह लगने वाला इंजेक्शन शाम तक मिल पाता है, वह भी मरीज के परिजन द्वारा बार बार आग्रह करने के पश्चात हो पाता है। विदित हो कि कोविड वार्ड में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकांश स्टाफ बाहर बने काउंटर पर ही उपस्थित रहता है। मरीजों की सेवा के लिए 2 नर्स ही काम करती हैं। मरीजों के परिजनों को खुद ही याद रखना होता है कि कौन सी दवा कब और इंजेक्शन कब लगवाने हैं। जिन मरीजों के साथ कोई नहीं है, उनका उपचार भगवान भरोसे चल रहा है। गौरतलब है कि इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते शहर के युवा समाजसेवी ने आगे आकर कोरोना मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया था, लेकिन राजनीतिक उठापटक के चलते प्रबंधन ने सामाजिक कार्यकर्ता का अस्पताल आना ही बंद करा दिया। इसके बाद अब ऐसे मरीज जिनका कोई अटेंडर नहीं है, वे बेहद परेशान हैं। कोविड वार्ड में भर्ती एक अधिवक्ता द्वारा लगातार सांस में परेशानी की शिकायत की गई, लेकिन कोई भी मरीज को देखने नहीं पहुंचा। एडवोकेट द्वारा कई पहचान वालों को फोन पर अपनी व्यवस्था सुनाई, लेकिन डॉक्टर व स्टाफ द्वारा हर बार स्थिति समान होने की बात कहकर टाल दिया गया। अतः 9 मई की रात एडवोकेट का निधन हो गया। पन्ना में कोरोना मरीजों की जानकारी को सार्वजनिक करने में स्वास्थ्य विभाग की रुचि नहीं दिखाई दी है। सामान्य तौर पर शाम 6 बजे जारी होने वाला हेल्थ बुलेटिन रात्रि को 10 से 12 बजे के बीच जारी हो रहा है। हेल्थ बुलेटिन जारी होने में देरी का मुख्य कारण यही बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग से उसे जिला प्रशासन को भेजा जाता है, फिर सार्वजनिक करते हैं। देर रात जारी होने के कारण संक्रमित लोगों की जानकारी समाचार पत्रों में समय नहीं आ पा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी अपने आप में सवाल पैदा करते हैं। नगर पालिका ने जितने शवों का अंतिम संस्कार किया, उसके आधे भी हेल्थ बुलेटिन में दर्ज नहीं है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 763 पहुंच गई है। कुल संख्या 793 पहुंच गई है। सुबह से भैया 2 बार नाश्ता यहाँ पे बांटने आते हैं। मैंने 2 बार कंप्लेन की कि भैया कोविड के मरीज हैं, मैं और मेरी माँ भर्ती हैं, और मैं चला गया, बाथरूम चला गया, मेरी माँ यहाँ बैठी रही। मैंने कहा कि नाश्ता नहीं है, गोली खाना है। बोला मैं अभी आता हूँ। फिर मैं नीचे गया, फिर भी नहीं आया। फिर वो उसका मालिक आया साथ में, फिर भी नहीं आया। और अभी तक 1 बज रहा है, 12:30 1 बज रहा है, अभी तक नाश्ता नहीं आया भाई साहब। वो खाली पेट में गोली खाई है, बुखार की। और वह मेरी माता जी, उनसे वो खांस रही हैं अंदर। आप जाकर उनसे भी बात कर सकते हैं बस। और बाकी और सब सुविधाएं ठीक है, केवल यही जो खाना बांटते, ऐसे 2 बजे ये खाना लेके आएंगे, अब 9 बजे नाश्ता आना चाहिए, और नाश्ता अब क्या 12-1 बज रहा है, अभी तक नाश्ता नहीं हम लोगों को मिला। ऐसे हम ठीक होंगे बस। मुझे और कोई प्रशासन से कोई शिकायत और नहीं है, बस ये भोजन ही टाइम से दे पा रहे हैं ये लोग। हमारे पास न कोई पैसा है यहाँ पे, न कुछ है, न कुछ। हम आवश्यक ही नहीं समझिए हमने पैसे की। कहाँ जाने नहीं देते हमें। कहाँ पे आप? पन्ना हॉस्पिटल में जी? पन्ना हॉस्पिटल है ना ये? हाँ, पन्ना हॉस्पिटल है। देख करने वाला कोई भी नहीं है।
और यहाँ पे ना जितने ज़्यादा पेशेंट ज़्यादातर ख़त्म हो रहे हैं ना, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनकी टेक केयर करने वाला कोई है नहीं है, कोई देखते नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ना कोई वॉशरूम वगैरह में कोई ले जाने वाला नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और एग्जाम्पल में देख लिया, अभी एक लेडीज़ लेटी हुई है यहाँ पे ज़मीन पे और कोई उनको देखने वाला भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं अपनी फैमिली का। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए नायब तहसीलदार की कार्यवाही। कगरेटी में प्रशासन की मंशा की कोरोना जैसी महामारी को लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं और बेहिचक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मार्केट की दुकानें बेधड़क खुली रहती हैं और खासी भीड़ भी जगह जगह देखी जा सकती है। वहीं अनेकों जगह शादी विवाह जैसे कार्यक्रम बेखौफ संपन्न हो रहे हैं, वह भी भीड़ भाड़ के साथ। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन मजाक बन गया है, जिसकी सूचना नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति को मिली तो उन्होंने 10 मई को अचानक ककरेटी का निरीक्षण कर लॉकडाउन न पालन करने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए भी सभी को निर्देशित किया। अगर इसी तरह से प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए तो कोरोना को मात दी जा सकती है, अन्यथा ऐसे लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होता। प्रशासन को कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाने हेतु सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पश्चिमी उत्तरी मेंदेले की कहा, केवल मलैया पर हार का ठीकरा फोड़ना उचित नहीं। दमोह में हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार से पार्टी में भूचाल आ गया है। आनन फानन में दमोह के कलेक्टर व एसपी का स्थानांतरण भी हो गया है और हार का ठीकरा पूर्व मंत्री जयंत मलैया के परिवार पर फोड़ा जा रहा है। उक्त घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया तथा कुछ मंडल अध्यक्षों को पार्टी की सदस्यता से बेतरगात का आरोप लगाते हुए निलंबित किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त घटनाक्रम से भाजपा के जमीनी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में प्रदेश पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। इसी मामले को लेकर पूर्व में भाजपा विधायक तथा मंत्री अजय बिश्नोई ने प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे तथा कहा था कि इस मामले में दमोह के चुनाव प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर से पार्टी के प्रत्याशी की बड़ी हार हुई है। उसमें कुछ लोगों को दोषी नहीं माना जा सकता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए पन्ना जिले की कद्दावर नेत्री पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेंदेले ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 7 बार के विधायक जयंत मलैया के खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई करना उचित नहीं है। यह समय भी चुनाव का नहीं था और जो प्रत्याशी अन्य दल से पार्टी में आया है उसका भी आंतरिक विरोध जनता में था, जिसके कारण प्रत्याशी की हार हुई। इसमें वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार से टारगेट करना उचित नहीं है। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोध खुद अपना वार्ड हार गए तथा जिला पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष का भी वार्ड पार्टी प्रत्याशी हारा है तथा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रहते हैं, वह वार्ड भी प्रत्याशी हारा है। इससे साबित होता है कि जयंत मलैया तथा उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मलैया का टारगेट करना उचित कदम नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हुई है, इससे यह साबित होता है कि अन्य पार्टियों से आए नेताओं के बल पर चुनाव जीतना पार्टी के लिए आसान नहीं है तथा जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। तालाब सूखने पर कमल की जड़ उखाड़ने की होड़ औषधीय गुणों का स्रोत मानी जाती है कमल की जड़। नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में ऐतिहासिक तालाब मौजूद हैं, जिनमें कई तालाबों में देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल भारी मात्रा में दिखता है। गर्मियों के चलते इन दिनों अधिकांश तालाब तेजी से सूख रहे हैं। बाईपास रोड का कमलाबाई का ताल भी लगभग सूख चुका है और इसमें नाम मात्र पानी बचा है, जिससे इन दिनों यहाँ कमल की जड़ उखाड़ने वाले सुबह से ही पहुंच जाते हैं और 2-4 घंटे में 5 से 10 किलो कमल की जड़ उखाड़ लेते हैं। कुछ लोग इसे अपने घर में सब्जी बनाने के लिए उखाड़ते हैं तो कुछ लोग बेचने का काम करते हैं, जो वर्तमान में बाजार में 80 से 120 रुपए किलो तक बिक रही है। औषधीय गुणों से भरपूर इस स्वादिष्ट सब्जी को लोग आसानी से खरीद लेते हैं, जिससे कुछ लोगों के लिए यह रोजगार का साधन भी बना है। औषधीय गुणों एवं पोषक तत्वों से भरी है कमल की जड़। कमल की जड़ को स्थानीय भाषा में मुरार कहा जाता है। कुछ लोग इसे भसीड़ा भी कहते हैं। हिंदी औपचारिक भाषा में कमल ककड़ी और अंग्रेजी में लोटस रूट कहा जाता है, जो पानी के अंदर मिट्टी में 4 फीट तक फैली रहती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थायमिन
जिंक, आयरन, फाइबर के साथ विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन सी जैसी कई पोषक तत्व एवं कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। एवं सब्जी के अलावा इसका उपयोग अचार, कोफ्ता एवं औषधियों के लिए किया जाता है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से काम बंद होने के चलते कुछ मजदूरों के लिए यह वर्तमान में रोजगार का साधन बना हुआ है। जो मजदूरों के लाभ के साथ तालाब से इसे उखाड़ने से तालाब की सफाई भी हो रही है। भाजपा नेत्री ने किया गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण एवं वितरित किए मास्क। जिला मंत्री महिला मोर्चा पन्ना अमिता बागरी ने गुनोर विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत सुंघारा खरीदी केंद्र एवं गुनोर मुख्यालय में स्थित गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं को देखा, किसानों से चर्चा की और उन्हें 2 गज दूरी बनाए रखने एवं मास्क पहनने के लिए साथ ही किसानों को पानी, पाउच और बिस्किट वितरित किए। इस दौरान सोनू पाठक, मंजू विश्वकर्मा, धीरेन्द्र बागरी एवं केंद्र के स्थित समस्त किसान मौजूद रहे। कैसा क्या वितरण किया गया है? आज हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा गुनोर विधानसभा की खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया गया। किसानों को कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहीं बारदाने की कोई दिक्कत तो नहीं है। किसान संतुष्ट हैं। उन सारे लोगों की बिल्कुल निरंतर तोलाई हो रही है और उनको यहाँ पे आके कोई उनके लिए जल पानी की व्यवस्था, क्योंकि धूप में किसान परेशान होते हैं, दिन रात तोलाई के लिए बैठे रहते हैं, तो आके उनको थोड़ा सा कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई और सारे निरीक्षण केंद्र जो हमारे यहाँ के बनाए गए हैं खरीदी केंद्रों पे जाके निरीक्षण किया। उनकी जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण। लगातार किसानों के द्वारा देखा जाता है बारदाने की शिकायत रहती है, इसके द्वारा आपके द्वारा प्रभारियों द्वारा क्या निर्देश दिए गए? नहीं, आज मैंने जाके बात की, बारदाने की थोड़ा सा समस्या थी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने ऊपर अपने उचित अधिकारियों से बात की और बारदाना आ गया था। तो ऐसी कहीं विशेष बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सा किसानों को जिसकी वजह से खामी भुगतनी पड़ती है, तो ऊपर अधिकारी निरंतर अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है, कौन से पद? अमिता बागरी हूँ, महिला मोर्चा में जिला मंत्री। 1.5 किलोमीटर दूर से पानी भरने को मजबूर है ग्रामीण। ग्राम पंचायत मनकोरा में इन दिनों पानी का संकट गहराया हुआ है, जिसके लिए ग्राम के लोगों को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चकरा घाट में बने कुएं में से पानी भरकर लाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने आज 10 मई को बताया कि इस कूप में बहुत ही कम पानी बचा हुआ है, 2-4 दिनों में यह भी समाप्त हो जाएगा। अतः पीएचई विभाग को चाहिए कि वे ग्रामीणों के लिए मनकोरा में पानी की उचित व्यवस्था करे। खाद्यान्न वितरण में धांधली, खाद्य विभाग की भूमिका पर सवाल। पीओएस मशीन में बिना अंगूठा लगाए खाद्यान्न वितरण से सेल्समैनों की मनमानी। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश पर जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा पन्ना जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अलावा समस्त निजी एवं शासकीय गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण की रोकथाम एवं गरीब परिवारों के भरण पोषण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलो प्रति माह के हिसाब से अप्रैल मई जून तक 3 माह का खाद्यान्न अप्रैल मई में एक साथ 15 किलो प्रति सदस्य निःशुल्क बिना पीओएस मशीन में अंगूठा लगाए देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 2 माह का 10 किलो गेहूं यानी कुल मिलाकर प्रति सदस्य 25 किलो गेहूं निःशुल्क देने के आदेश दिए गए हैं। पीओएस मशीन में अंगूठा लगाए बिना खाद्यान्न देने के आदेश से कुछ सेल्समैन खाद्यान्न वितरण में धांधली शुरू कर चुके हैं। ऐसी ही जानकारी पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 9 में सामने आई है, जहां 10 मई 2021 को खाद्यान्न वितरण प्रारंभ होते ही लोगों को केवल 2 माह का खाद्यान्न दिया गया। 3 माह का मांगने एवं साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 10 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से मांगने पर आनाकानी की जा रही है। यहाँ अप्रैल माह का खाद्यान्न अप्रैल में ही पैसे लेकर वितरित किया जा चुका है। इस प्रकार कोरोना संकट काल में गरीबों के खाद्यान्न में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी धांधली शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर काट देते हैं पर्ची, नहीं देते खाद्यान्न। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्राम पंचायत इटवाकला क्षेत्र में सेल्समैन द्वारा लोगों के घर घर पहुंचकर खाद्यान्न पर्ची काटने एवं गिने चुने लोगों को खाद्यान्न देकर दुकान बंद कर देने का मामला सामने आया है। विगत 1 वर्ष के अंदर देखा जाए तो खाद्यान्न वितरण में धांधली की सैकड़ों शिकायतें जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई तक पहुंची हैं, जिसमें अभी तक गिने चुने सेल्समैनों पर ही कार्रवाई हो सकी। कुछ सेल्समैन खुलेआम धांधली को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का संरक्षण बताया जा रहा है। होम आइसोलेशन का उल्लंघन कर बाहर घूम रहे कोरोना मरीज जिला मुख्यालय सहित नगरीय क्षेत्रों एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 संक्रमित मरीजों के खुलेआम घूमने की जानकारी सामने आ रही है।
जिससे लोगों में भय एवं संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है। इस प्रकार की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारी कर्मचारी की दिन रात की मेहनत में पानी फिर सकता है। नगर के धाम मोहल्ला एवं बड़ा बाजार की बात करें तो यहाँ के कई कोविड-19 संक्रमित मरीज प्रतिदिन सुबह शाम जुगल किशोर जी मंदिर की आरती में पहुंचने की जानकारी दी गई है। साथ ही मेडिकल स्टोर में दवा लेने जाने की भी जानकारी मिली है। इस दौरान ये कितने लोगों के संपर्क में आते हैं होंगे और कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये लोग दूध, फल, सब्जी आदि भी घर के बाहर आकर खरीदते हैं, जो कि संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। यह सभी समस्या की जड़ के रूप में घरों के सामने सूचना चस्पा नहीं किया जाना बताया जा रहा है। यदि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर में सूचना चस्पा की जाए तो फल, सब्जी एवं दूध के साथ साथ किराना सामग्री की होम डिलीवरी करने वाले सावधानी पूर्वक सामग्री पहुंचाएंगे और संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। विगत दिनों कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, परंतु यह आदेश इसलिए कामयाब नहीं हो सका क्योंकि व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी तभी होगी तब उसके घर के सामने सूचना चस्पा की जाएगी और सूचना चस्पा नहीं होने से यह आदेश सार्थक साबित नहीं हो पा रहा है। पहाड़ी हीरा क्षेत्र के ग्राम दिया में खुलेआम बिक रही अवैध शराब से ग्रामीण परेशान। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना अंतर्गत आने वाली पहाड़ी हीरा चौकी क्षेत्र के ग्राम दिया में खुलेआम बिक रही अंग्रेजी और देसी शराब की वजह से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ दो भाइयों द्वारा मिलकर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे आसपास के गांवों के शराबी यहाँ एकत्र होते हैं और शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं। कई बार नशे में धुत शराबियों के साथ इनके द्वारा मारपीट कर उनके मोबाइल और पैसे भी छीन लिए जाते हैं। पैसे नहीं होने पर भी युवाओं को उधार शराब पिलाकर नशे की लत में फंसाया जा रहा है। बाद में पैसे वसूलने के लिए उनके साथ और मारपीट और छीना झपटी की जाती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब जिले के समस्त देसी एवं अंग्रेजी ठेके बंद चल रहे हैं, ऐसे में इन ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी शराब कहां से पहुंच रही है। इसके अलावा जिले की सभी सीमाएं सील हैं। लोगों का एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में जाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा शादी विवाह, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां खुलेआम हो रही हैं और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार शासन प्रशासन के लिए चुनौती बनकर अपने अवैध कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग से अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराते हुए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की है। आगामी ईद के त्यौहार के संबंध में शांति समिति की बैठक संपन्न। आगामी ईद के त्यौहार एवं जिले में कोविड-19 वैश्विक आपदा के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पन्ना नगर के सर्किट हाउस परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी ईद के त्यौहार के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं फैलाव को रोकने के लिए घरों में रहकर ईद का त्यौहार मनाने एवं जुलूस नहीं निकालने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें पन्ना कोतवाली निरीक्षक अरुण कुमार सोनी, तहसीलदार सुधीर कुशवाहा सहित मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिसमें सर्वसम्मति से घरों में रहकर नमाज अदा कर त्यौहार मनाने एवं शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना कर्फ्यू एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव करते हुए फैलाव को रोकने का निर्णय लिया गया। बीएमओ और टीआई ने सभी मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण। निर्धारित मूल्य पर ही दवा बिक्री करने के दिए निर्देश। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अमित मिश्रा एवं थाना प्रभारी विजय कुमार अहिरवार ने पुलिस बल के साथ नगर के सभी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया और कोविड-19 से संबंधित दवाइयां, ऑक्सीमीटर, मेडिकल लाइसेंस संबंधित जानकारी ली और सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए कि सैनिटाइजर, मास्क सहित तमाम दवाओं को निर्धारित मूल्य पर ही बेचें। उनका विक्रय अधिक दामों पर ना किया जाए। कोरोना बीमारी से संबंधित इंजेक्शन दवाइयों की कालाबाजारी देश भर में की जा रही है। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा निचले स्तर तक दवाइयों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के उद्देश्य यह अभियान चलाया जा रहा है।
पन्ना पहुंचे डीआईजी विवेकराज कुकरेले नगर में निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेकर की प्रशंसा, पुलिस कर्मियों का बढ़ाया हौसला। पन्ना छतरपुर डीआईजी विवेकराज कुकरेले ने पन्ना पहुंचकर पन्ना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक साहिब कोतवाली एवं पुलिस लाइन के पुलिस बल के साथ पन्ना नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ नगर वासियों से कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू एवं धारा 144 का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करने की अपील की एवं व्यवस्थाओं को देखकर पन्ना पुलिस की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। डीआईजी ने नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकालने के उपरांत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा के साथ जिम्मेदारियां निभाने के दौरान अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ड्यूटी करने ये निर्देश देते हुए योद्धा की तरह हौसला बढ़ाया एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा सहित विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पन्ना में पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक कर कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने का प्रयास काफ़ी सराहनीय है एवं जिले की सीमाओं में इसी प्रकार नजर रखने की आवश्यकता है एवं आगामी ईद के त्यौहार के दौरान जनसहयोग से शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोरोना कर्फ्यू एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए घर में रहकर ईद की नमाज अदा करने एवं घर में ही त्यौहार मनाने की अपील की। डीआईजी द्वारा इस प्रकार अचानक पन्ना पहुंचकर पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च करने एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने से पुलिसकर्मियों में नया जोश देखा जा रहा है। देखिए पन्ना में क्या कोरोना कर्फ्यू को लेकर क्या स्थिति है और लोगों में कितनी जागरूकता है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से निकले थे। आज कलेक्टर साहब भी हमें ज्वाइन थे, एसपी साहब भी थे। हम लोगों ने देखा कि बहुत हद तक लोग मान रहे हैं। कई सारी गलियों में अभी भी लोगों के अंदर ये है, वो देख के कई बार पुलिस से भयभीत होकर जाते हैं। हम सभी से यह अनुरोध करना चाहते हैं, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि कोरोना एक घातक बीमारी है जो संक्रमक तरीके से फैलती है और कभी कभी आप नहीं जानते, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी उससे पीड़ित हो सकते हैं और वो हो सकता है उनको कोई ऐसे सिम्टम्स ना हो, वो अनसिम्टोमेटिक कैरियर बन के हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने घरों में रहें। पूर्णतः जो निर्देश दिए जा रहे हैं, मास्क पहने, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो म्यूटेट हुआ है वायरस, ये बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है और कई बार लोगों को समझ ही नहीं मिल पा रहा है इसको समझने के लिए। तो जितना आप प्रिकॉशन लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से ये कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के अनुसार मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखा लिया जाए ताकि उससे ये संक्रमण को हम रोक सकें। सर, पुलिस बल परमानेंट इस तरह की महामारी में भी अपना पूरा सहयोग कर रही है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक हमें राष्ट्र सेवा करने का इसका अच्छा मौका मिल रहा है और हमारे बल के सभी जवानों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनको ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो इतने अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर्तव्य के निर्वहन के दौरान संक्रमित बीमारी से ग्रसित भी हो रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। हमने लेकिन कुछ अपने अधिकारी कर्मचारियों को इस दौरान खोया भी है। मैं सभी से बोलता हूँ कि आपने जो कर्तव्य किया है यह बहुत ही प्रशंसनीय है, तो इसी तरीके से हम अपना दायित्व निर्वाह करते रहेंगे। ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से महिला के साथ 2.5 लाख की ठगी, मीडिया के सामने महिला ने सुनाई अपनी आप बीती, पुलिस ने किया 420 का मामला कायम। नगर अमानगंज के रंगरेज मोहल्ला में 31 वर्षीय महिला के साथ ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाते हुए नगर अमानगंज के रंगरेज मोहल्ला निवासी शकीला खातून पति रज्जू खान उम्र 31 वर्ष ने बताया कि मैं अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि बिजनेस साइटों से मीशो ऐप के माध्यम से कपड़े का ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, जिसमें इन साइटों के माध्यम से कपड़े मंगाती हूँ और अपने ग्राहकों को बेचती हूँ। 4 मई को मैंने अमेजोन की साइट पर कुछ ड्रेसेस का ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अलग अलग डेट में थी और मेरा ग्राहक चाह रहा था कि एक ही डेट पर डिलीवरी हो जाए। कुरियर सर्विस का मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने गूगल पर ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ऑफिस छतरपुर का फ़ोन नंबर सर्च किया, जिस पर मैंने कॉल किया और कहा कि मेरे अलग अलग डिलीवरी ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी में एक ही डेट में चाह रही हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी जानकारी दी और एक लिंक भेजी। लिंक को सर्च करने के बाद 2 ऐप खुले, जिसके माध्यम से कुछ ही समय बाद मेरे खाते से ऑटोमेटिक पैसे कटने लगे, जिसमें इन साइटों के माध्यम से कपड़े मांगती हूँ और अपने ग्राहकों को बेचती हूँ। 4 मई को मैंने अमेज़ॉन की साइट पर कुछ ड्रेसेस का ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अलग अलग डेट में थी और मेरा ग्राहक चाह रहा था एक ही रेट में डिलीवरी हो जाए।
करियर सर्विस का मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने गूगल पर इनकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ऑफिस छतरपुर का फ़ोन नंबर सर्च किया, जिस पर मैंने कॉल किया और कहा कि मेरा अलग अलग देखभाल ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी मैं एक ही डेट पर चाह रही हूँ, क्यों ऐसा हो सकता है। तो उसने कहा कि हाँ, हो जाएगा, मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगा जिसमें आप अपने ग्राहक की सारी डिटेल ऑर्डर नंबर आज ही भर दें। मैं आपके मोबाइल पर एक लिंक भेज रहा हूँ, जिस पर क्लिक करके वह फॉर्म खुलेगा। इसका आपका 5 चार्ज लगेगा। और उसे मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें एक लिंक था। उस लिंक पर जैसे ही मैंने चेक किया तो वह मेरे मोबाइल का प्ले स्टोर खुल गया। इसके बाद उसने मुझसे 2 ऐप से डाउनलोड करने के लिए कहा, एनीडेस्क और ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्ड। उसके बाद मैंने ग्राहक की सारी डिटेल भरी और जैसे ही सबमिट की तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज जो होने लगा, एक्सेप्ट, जिस पर क्लिक करने के लिए उसने मुझसे कहा। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, इसके बाद उसने कहा 5 आपका चार्ज लगेगा। इसका पेमेंट आप गूगल पे कौन है नेट बैंकिंग से कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही मैंने पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग खोला, मेरे खाते से पैसे कटने चालू हो गए और एक के बाद एक 5 बार में मेरा खाता खाली हो चुका था। उस समय तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कितने पैसे कटे, किंतु थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर 5 मैसेज आए, जिसमें पहले 3 मैसेज में 19990 और एक में 194000 और अंत में 4800 रुपये कटे थे। मेरे खाते से कट चुके थे और मेरे खाते में मात्र 175 रुपये शेष बचे थे। जैसे ही मैंने इन मैसेज को देखा तो मेरे पैर तलों ज़मीन खिसक गई थी। तुरंत मैं पुलिस थाना अमानगंज के लिए भागी और पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। फरियादिया की सूचना पर अमानगंज पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 0232/21 धारा 420 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया। महिला ने कहा कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए मैंने ये पैसा अपने परिवार वालों से उधार लिया हुआ था। साथ ही अपने काम के लिए बैंक से लोन भी ले रखा था। कुछ पैसे मेरे परिवार की अब तक की सारी जमा पूंजी थी, जिसे धोखाधड़ी से मेरे खाते से गायब कर दिया गया है। अब इस लॉकडाउन के समय मेरे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। कुछ ही समय में मेरी डिलीवरी होने वाली है, जो ऑपरेशन से होनी है, जिसको लेकर मैं दिन रात चिंतित रहती हूँ। प्रशासन से मैं चाहती हूँ कि शीघ्रता से मेरे खाते से गायब हुआ पैसा का पता लगाया, नहीं तो मुझे परिवार चलाने के लिए कुछ मदद दी जाए, जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। साथ क्या घटना घटी? मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, कपड़े का काम। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अमेजोन की तरह मीशो एक ऐप है, उससे कपड़े मंगा के ग्राहकों तक भेजती हूँ। तो मैंने एक ही ऑर्डर किया था छतरपुर के लिए। मेरे कस्टमर है, मेरे को संबंधी है, उन्होंने कुछ ड्रेस मंगाई थी, तो उसको अलग अलग डिलीवरी थी उनकी अलग अलग डेट पे। तो वो चाह रही थी कि एक ही दिन की डिलीवरी हो जाए। मैं पिछले 6 महीनों से मीशो ऐप से जुड़ी हुई हूँ, उससे शॉपिंग कर रही हूँ, लोगों तक कपड़े भेज रही हूँ। तो वहाँ पे छतरपुर में अलग अलग डिलीवरी थी, तो ग्राहक ने चाहा कि एक ही दिन सारी डिलीवरी दे दी जाए, जिसके लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं था कोरियर बॉय का। तो मैंने गूगल पे सर्च किया इनकॉम एक्सप्रेस छतरपुर ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ जाके मुझे एक नंबर शो हुआ, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो मैंने उससे बॉय से बात की, उसको मैंने बताया कि मेरी एक ही एड्रेस पर एक ही ग्राहक को अलग अलग 6 ऑर्डर हैं, एक ही डिलीवरी एक ही साथ दे दी जाए, इसके लिए कोई समाधान है? उसने बोला ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला क्या है उसके लिए? बोला वो आपको एक फार्म भरना होगा। मैं आपको एक मोबाइल पे आपके एक फार्म भेजूंगा, लिंक भेजूंगा। उस फार्म को आप ग्राहक का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ऑर्डर नंबर ये सब भर दीजिएगा, जिसका आपको 5 रुपये चार्ज भी लगेगा। तो ये सारी डिलीवरी एक ही दिन दे दी जाएंगी। तो उसने जैसे ही मेरे मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा एक लिंक के थ्रू, मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो वो जाके प्ले स्टोर पे खुला। जैसे वो प्ले स्टोर पे खुला तो उसने मेरे से एनीडेस्क और ऑटोमेटिक ऑल फॉरवर्ड मैसेज करके 2 ऐप उसने डाउनलोड करवाए, जिसको मैंने लिंक पे क्लिक किया। मैंने उसमें ग्राहक का सारा मोबाइल नंबर, सारी डिटेल भरी। उसके बाद उसने बोला आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैंने उस लिंक पे एक्सेप्ट किया तो मेरे मोबाइल, उसने बोला 5 रुपये आपके खाते से कटेंगे, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे या नेट बैंकिंग जैसे भी करना चाहे। मैंने अपने जैसे ही नेट बैंकिंग से 5 रुपये गूगल पे से, वो नेट बैंकिंग से मैंने जैसे ही अपना खोला, मेरे खाते से पैसा कटना शुरू हो गए। उसको शायद एनीडेस्क या के थ्रू, मुझे पहली बार ये ऐप देखा, मैंने, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। तो जैसे ही मैंने वो ऐप डाउनलोड किया तो शायद उसको मेरी स्क्रीन शो हो रही थी या जो भी हो, तो उसने मुझे मैसेज भेजा, मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो तुरंत मेरे खाते से पैसा कटना शुरू हो गया।
एक के बाद एक के बाद ऐसे। उस समय तो उसमें कोई अमाउंट नहीं लिख के आ रहा था कि कितना कट रहा है। जैसे ही मेरे खाते से 2,58,770 रुपये कट चुके थे, उसके बाद मेरे मोबाइल से मैसेज आना शुरू हो गए एक के बाद एक। जब मैंने मैसेज देखा तो मेरे खाते से 5 पार्ट में पैसा काट लिया गया था। एक 19,990, 19,990, 19,990, फिर 1,94,000, फिर एक 4,800 का मैसेज मेरे मोबाइल में आया। जब मैंने वो मैसेज देखा, ये 4 मई की ये घटना है, दोपहर 2:30-3 बजे की समथिंग की। जब मैसेज मेरे मोबाइल में पैसा कट चुका था, उसके बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया। जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो मेरे होश जाते रहे, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। मैं भागती हुई पुलिस थाना पहुंची। वहाँ उन्होंने मेरा आवेदन लिखा। काफ़ी टाइम के बाद आवेदन लिखा, फिर उसकी छानबीन की गई। मैंने जो नंबर मुझे दिखा, मैंने वो नंबर पुलिस में लिखवाया। उन्होंने वो नंबर लिखा, उसकी छानबीन की साइबर सेल वालों ने। तो आरोपी का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मिल चुका है। आज इसकी कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे खाते में आज की डेट में 170 रुपये मात्र बचा हुआ है। उसने 175 रुपये से छोड़ा है। और इसी महीने मेरी डिलीवरी हुई है। मेरी पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, दूसरी डिलीवरी भी मेरी सिजेरियन ही है। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन से ही होगी। तो मैंने ऑलरेडी अपने परिवार वालों से पैसे ले रखे थे। हमने बैंक से लोन लेकर रखा था, हमने सामूहिक पैसे निकाल रखे थे। वो सारे पैसे उसी बैंक में सेफ थे, जो कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करके मेरे खाते से सारा पैसा काट लिया गया है। आज हमारे घर में 1 रुपये नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ईद का त्यौहार है, डिलीवरी मेरी सामने है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी आर्थिक मदद की जाए। मैं, मेरा परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक मदद की जाए। टोटल अमाउंट कितना रहा होगा? मेरा टोटल था 2,58,770। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला खातून है, पत्नी रज्जू खान। किस बैंक में खाता था? स्टेट बैंक में मेरा खाता था। मेरा खाता नंबर 8179।